हाय फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम को। हमने डिस्ट्रीब्यूशन को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन के बारे में हमने देखा था थ्योरी का। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप इसको इजीली देख सकते हैं, 15 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, आज देखते हैं हम वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या रहता है, वोल्टेज ड्रॉप होने से जो उपभोक्ता को मिलेगा जो वोल्टेज वो क्या होगा, कम हो जाएगा या फिर उसका निर्धारित वैल्यू से चेंज हो जाएगा जितना उसे चाहिए उसके। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या आवश्यकता कम से कम हो और जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए, इसके लिए हमने कुछ अ, अलग से हमने क्या करा है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस का यूज करा है। जहाँ पे कम हो रही है उसको बढ़ाएंगे, जहाँ पे आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम निम्न विधि का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेथड ये है कि एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड है। इस विधि विधि में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर डीसी एक्साइटेशन को परिवर्तित करके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस विधि का उपयोग हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ही कर पाते हैं। किसमें? शॉर्ट ट्रांसमिशन में लाइन में वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। जो वोल्टेज किस प्रकार से कंट्रोल हो रहा है, ये जो जनरेट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स और स्पीड के रहते हैं। या तो हम स्पीड को बढ़ा देंगे या फिर एक्साइटेशन को बढ़ाकर हम उसके फ्लक्स को चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास जो ईएमएफ रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। अगर हमारे पास वोल्टेज में ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है, लोड बढ़ता है, हमें लोड की साइड में हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी टेपिंग रहेगी सेकेंडरी साइड में। ठीक है, तो इसको हम टेपिंग को चेंज कर देंगे और हम इसका यूज कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो टेपिंग रहती है वो हाई वोल्टेज साइड रहती है। ठीक है, कहाँ पे रहेगी, हाई वोल्टेज साइड। इस विधि में ट्रांसफार्मर की टेपिंग परिवर्तित करके हम किसी भी वाइंडिंग की टर्न की संख्या को परिवर्तित करेंगे और वोल्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे इससे। ठीक है, इस विधि का उपयोग हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में और में वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर में टेपिंग हमेशा हाई वोल्टेज साइड ही लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, तीसरा क्या है, बूस्टर ट्रांसफार्मर के माध्यम से। बूस्टर ट्रांसफार्मर ये इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, आप देख सकते हैं, ये फीडर है हमारे पास और यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का यूज करा ये। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और सेकेंडरी वाइंडिंग ये है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने टेपिंग करा और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में ही हमने एक अलग से ये सीरीज में सेकेंडरी हमने यूज करा है। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर में आएगा। ठीक है, बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग फीडर में जो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं, उसे हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे। कैसे कनेक्शन करेंगे, सीरीज में इसका कनेक्शन किया जाता है। और चौथी बात करेंगे हम, चौथे की, तो इंडक्शन रेगुलेटर के द्वारा। इंडक्शन रेगुलेशन एक प्रकार से मतलब ट्रांसफार्मर जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हम करेंगे, ये प्राइमरी के लिए इस तरह से हमारा ये यूज होगा। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है और ये वाला देखो, तो ये स्टेटर का हमने यूज करा इसमें प्राइमरी के रूप में, एंड जो रोटर था हमारा वो सेकेंडरी के रूप में हमने यहाँ यूज करा है। ठीक है, तो अब देखो, इंडक्शन रेगुलेटर इंडक्शन मोटर के समान है ये, लेकिन ये रोटर लगातार घूमता नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि इंडक्शन रेगुलेटर में रोटर हमेशा घूमता नहीं है। इसकी स्टेटर वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग बनाए और जो लाइन के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और रोटर वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं और ये लाइन के सीरीज में जोड़ते हैं। ये भी ध्यान देना कि रोटर वाइंडिंग को कैसे जोड़े, हम सीरीज में जोड़े हैं। इंडक्शन रेगुलेटर के द्वारा वोल्टेज को हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान देना है हमें। ठीक है, अलग अलग प्रकार से। नेक्स्ट पांचवा अगर हम बात करेंगे तो सिंक्रोनस कंडेंशन। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर है। तो एक सिंक्रोनस मोटर है जो लेगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार से वर्क करती है ये। ठीक है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर पर वर्क करता है ये। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर लाइन के प्रतिकारी प्रतिघाती शक्ति को नियंत्रित करते हैं तथा यह वोल्टेज भी कंट्रोल करती है। क्या करेगी, वोल्टेज को भी ये कंट्रोल करेगी। इसका यूज केवल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे करेंगे हम। कहाँ पे करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो हमने क्या देखा है कि वोल्टेज को कंट्रोल किस किस से हम कर रहे हैं, तो अलग अलग मैंने 5 मेथड को बताया आपको। अब हम चलेंगे फाल्ट।
फाल्ट होता क्या है एक्चुअल में उसको देखेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी स्थान पर शॉर्ट सर्किट होना या अर्थ फाल्ट होने और या शॉर्ट करंट प्रवाहित होते हैं, इससे हम जनरेटिंग स्टेशन से फाल्ट पॉइंट तक के इम्पीडेंस पर निर्भर करता है, ठीक है। कहाँ से जनरेटिंग स्टेशन जहां पर हम बिजली को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से लेकर जो फाल्ट पॉइंट है उसके बीच में जितना भी इम्पीडेंस रहेगा उसके ऊपर वो फाल्ट करंट डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, जनरेट करा, और यहीं पे अगर इसके टर्मिनल पर ही फाल्ट हो गई है, ठीक है, तो ये डेट शॉर्ट फाल्ट कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट फाल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग रहेगा। जैसे शॉर्ट सर्किट करंट का मान निकालेंगे तो वोल्टेज जो हमारे पास है वो, और इम्पीडेंस जहां तक फाल्ट हुआ वहां तक का इम्पीडेंस हम लेंगे, ठीक है। अब जो फाल्ट करंट रहता है उसको हम किसी डिवाइस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको लिमिट करेंगे। लिमिट करने के लिए हम सीरीज रेक्टर का यूज करते हैं। किसका? सीरीज रेक्टर का। पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट करंट के मान को कम करने के लिए हम सीरीज रेक्टर का यूज करते हैं। और कॉपर के मोटे वायर की कोयल रेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाएगी? ये कोयल रेक्टर कहलाती। इसे जनरेटर, फीडर और बस बार में हम इसके सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। किसमें? जनरेटर, फीडर, उसके हम सीरीज में जोड़ते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि सिमेट्रिकल फाल्ट क्या है। तो फाल्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फाल्ट क्या होता है हमने देखा। उसके बाद फाल्ट कितने प्रकार के, सिमेट्रिकल फाल्ट रहता है, अनसिमेट्रिकल फाल्ट रहता है, दो प्रकार का। हम पहले देखेंगे सिमेट्रिकल फाल्ट। पावर सिस्टम में ऐसे फाल्ट जिसमें कि तीन लाइन, करंट का मान तीनों लाइनों में कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों लाइन में समान होना चाहिए, और उनके बीच में जो एंगल होगा 120 डिग्री फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिकल फाल्ट कहलाता है, और तीनों कंडक्टर का एक साथ शॉर्ट होना आवश्यक रहेगा इसमें, ठीक है। ये फाल्ट पावर सिस्टम में कम होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस में होता है लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे। जैसे ये तीनों लाइन जा रही है, ये आर हो गई, ये वाई हो गई, और ये 20 हो गए, बी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साथ हुआ ग्राउंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिकल फाल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल फाल्ट। अब हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल फाल्ट के बारे में। पावर सिस्टम में ऐसे फाल्ट है जिसमें तीन लाइन करंट का मान असमान रहेगा। तीनों लाइन में करंट का मान असमान रहेगा और उनके बीच में फेज डिफरेंस रहेगा, वो भी क्या रहेगा? असमान रहेगा, ठीक है। तो उसको हम अनसिमेट्रिकल फाल्ट बोलेंगे। जैसे कि ये वाला फर्स्ट फाल्ट हमारे पास देखो, ये है कि इसमें क्या है, लाइन टू ग्राउंड, ये लाइन हुई ग्राउंड में, ठीक है। बाकी सबकी सब सेम चल रहे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट जिसको बोलेंगे एलजी, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट एलजी, ठीक है। और यहाँ पर वाई एंड बी दोनों को मतलब ये हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया लाइन टू लाइन फाल्ट हो गया। कैसा हुआ? लाइन टू लाइन फाल्ट हुआ। तो ये हो जाएगा आर, वाई एंड बी, ठीक है। अगर ये दो एक साथ होते हैं और ग्राउंड हो जाता है तो ये हमारे पास लाइन टू ग्राउंड फाल्ट, देखो डबल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अनसिमेट्रिकल फाल्ट में आता है। ट्रांसमिशन लाइन में लाइन टू ग्राउंड फाल्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा फाल्ट हो रहा है? सबसे ज्यादा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्विच गियर। स्विच गियर हमने दो पॉइंट इसमें देख लिया, वोल्टेज कंट्रोल देख लिया, फाल्ट को देख लिया, फाल्ट क्या आता है, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि स्विच गियर होता क्या है, ठीक है। पावर सिस्टम में ऐसे उपकरण जो स्विचिंग, कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं उसको हम स्विच गियर बोलते हैं। ये स्विच गियर देखो, स्विचिंग का काम कौन करेगा? ऑन ऑफ करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, और कंट्रोलिंग को मतलब कंट्रोल करने के लिए, और प्रोटेक्शन को मतलब हमारे क्या है, सुरक्षा करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्विच। स्विच हम किस पे, तो ये ईयर सर्किट ब्रेकर मतलब एबी, एबी भी बोलेंगे, और एबी स्विच, ठीक है। एबी स्विच यानी कि ये क्या है, एक ईयर ब्रेक करेगा। ये स्विच है, इसके बीच में क्या हमने यूज करा, ईयर का यूज करा, और ये लगाएंगे, जैसे ये मोड़ा हुआ इसको हॉर्न गैप बोलेंगे हम, ठीक है। आकृति गाय के सींग के समान रहती है इसकी आकृति, इसलिए हॉर्न, ठीक है। स्विच लोड की स्थिति में सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। कैसे? लोड की कंडीशन में, ठीक है। ऐसा स्विच भी है जो नो लोड की कंडीशन में ही ओनली ऑपरेट होता है, ठीक है। उसको कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है, ठीक है। डिजाइन किए जाते हैं, इसका यूज मीडियम कैपेसिटी सर्किट में करते हो और इंडस्ट्रियल लोड के फीडर में इसका हम करते हैं, ठीक है।
इसके कॉन्टेक्ट का शेप हर्न गैप के समान बनाते हैं। इसके कारण स्विच को ऑन ऑफ पर करने पर आर्क जो रहती है वो कम हो जाती है, इससे लंबाई बढ़ती है, जिससे कि वह आर्क जल्दी ठंडी होकर बुझ जाएगी। ठीक है, लंबाई बढ़ जाएगी इस तरह से जब हम यूज कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में कैसे है, लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, स्विच को ऑन ऑफ करते समय सर्किट इंडक्टेंस के कारण इसमें स्विच के कॉन्टेक्ट में स्पार्किंग आता है। कैसे, स्विच के कॉन्टेक्ट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको पूछा था कि भाई ऐसा कौन सा मतलब स्विच का यूज कर रहे हैं हम, जो कि मतलब किसमें यूज हो रहा है, नो लोड की कंडीशन में। तो देखो इसको ध्यान देना, हम क्या करते हैं, आइसोलेटर कहाँ लगाते हैं। जैसे ये सर्किट ब्रेकर है, ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर, जब भी हमें इस सर्किट ब्रेकर के काम करना रहेगा तो यहाँ दोनों के साइड में हम इसके आइसोलेटर लगाए, एक ये और एक ये। तो इसको क्या करेंगे, हम ओपन कर देंगे, मतलब इसको खोल देंगे, और उसके बाद हम उसको ग्राउंडेड कर देंगे और बीच में हम काम करेंगे। तो इस इधर की सप्लाई आएगी वो भी इधर रहेगी, इधर से अगर कुछ भी आता है वो भी इधर ही रहेगा, और बीच में हम इजिली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के चारों ओर भी यहाँ ट्रांसफार्मर रहता तो यहाँ पे भी लगाते, सर्किट ब्रेकर है तो सर्किट ब्रेकर में दोनों साइड लगा रहे। तो ये हमारे इसलिए कि हम कुछ हमारा इक्विपमेंट खराब होता है तो हम क्या करेंगे, उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे वहीं से। ठीक है, स्विच को ऑफ किया, पहले तो सप्लाई ऑफ होगी, उसके बाद हम उसको ऑफ करेंगे। और ठीक है, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में हम लगाते हैं और नो लोड और सर्किट की करंट शून्य होने पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सर्किट की करंट कैसे होगी, जीरो की। तो सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस के समय सर्किट शॉक से हम सुरक्षा प्रदान करते हैं इसमें। ठीक है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा ना हो, इससे हम सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, ऑन लोड पर आइसोलेटर ऑन या ऑफ करते हैं तो अत्यधिक चिंगारी होगी और ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, कैसी, अगर हम इसको ऑन लोड पे अगर ऑपरेट करते हैं तो अत्यधिक चिंगारी उड़ेगी और वो हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर होता क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। वह उपकरण जो सामान्य या फाल्ट की स्थिति में सर्किट को मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब सर्किट ब्रेकर को देखो, ध्यान देना, स्विच के बारे में अगर हमने बात किया तो स्विच को तो हम केवल ओनली मैन्युअली ऑपरेट करेंगे, लेकिन सर्किट ब्रेकर को कैसे, मैन्युअली भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और हो सकता है तो हम क्या करेंगे, उसको ऑटोमेटिकली भी उसको ऑपरेट करेंगे। उसको कैसे ऑपरेट कर रहे हो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सर्किट ब्रेकर ये है, एक सर्किट ब्रेकर ये। तो इस सर्किट ब्रेकर में कुछ बेसिक मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये मूविंग पॉइंटर रहेगा, जो कि मतलब ये फिक्स रहेगा, इस ये एक ही जगह पे स्टेबल है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे ये आगे जाएगा तो ये कॉन्टेक्ट से चिपक जाएगा तो पूरा कॉन्टेक्ट बन जाएगा, यानी कि ऑन कंडीशन में रहेगा। और जब ये ऑफ रहेगा, दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ के कंडीशन में आएगा। ठीक है, ये पित्तल के, सॉरी, कॉन्टेक्ट बने रहते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में फिक्स तथा मूविंग कॉइल दो कॉन्टेक्ट होते हैं। सामान्य स्थिति में कॉन्टेक्ट जुड़े होते हैं और असामान्य स्थिति में क्या रहेंगे, इसमें जुड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, जुड़े रहेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, और जुड़े नहीं रहेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, फाल्ट की स्थिति में जब ये कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं तो उसके मध्य में आर्क उत्पन्न होता है। इस आर्क से फाल्ट करंट प्रवाहित होते रहती है और इसकी उष्मा उत्पन्न हो जाती है, जो कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को डैमेज करती है। इसलिए हम इसे आर्क को जल्दी से जल्दी बुझाने के लिए हम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग करते हैं, और इसी के आधार पर हम सर्किट ब्रेकर अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल का यूज करें दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, हवा का यूज करें तो एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट मतलब कुछ ज्यादा हवा को यूज करें हम इकट्ठी करके, एयर ब्लास्ट में आ गया। SF6 गैस, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज करेंगे तो ये SF6 सर्किट ब्रेकर कहलाएगा। आर्क को बुझाने की विधि, अब देखो ये हमने कितने, 5 प्रकार के हमने सर्किट ब्रेकर को, इसको याद रखना पांचों नाम। ठीक है, ये मैनुअली हमारा सर्किट को बुझाने के आधार पे है। ठीक है, और बुझाने के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं, अलग अलग 2 प्रकार के एक मेथड का यूज कर रहे हैं हम। सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए दो विधि का यूज करते हैं। सबसे पहले कि हाई रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस मेथड, एंड सेकंड क्या रहेगा, लो रेजिस्टेंस मेथड और करंट जीरो मेथड। देखो, हाई रेजिस्टेंस में क्या करें, रेजिस्टेंस को तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन जो लो रेजिस्टेंस मेथड रहेगा उसमें क्या रहेगा, वो ऐसे में काम करता है जब ये इस तरह से चलती है साइकिल। तो जब ये जीरो पे आ जाता है तो उसका हम वहीं पे रोक देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो करंट मेथड हो जाएगा।
ठीक है। हाई रेजिस्टेंस मेथड के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, क्या है इसमें डिटेल में दिया है, उसको रीड करते हैं। देखो कि इस विधि में ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के मध्य में उत्पन्न आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इससे कि आर्क कम हो जाती है और वह आर्क मेंटेन रखने के लिए अपर्याप्त हो जाती है, जिससे वह बुझ जाएगी। कैसे हो जाएगी वो? उसमें बुझ जाएगी, तो वो कॉन्टेक्ट सेफ बने रहेंगे। ठीक है। अब उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं? इस विधि का यूज हम डीसी सर्किट ब्रेकर में करते हैं। ठीक है। लो कैपेसिटी एसी सर्किट ब्रेकर में करते हैं इसको हम। ठीक है, लो कैपेसिटी एसी सर्किट में करेंगे। आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ाने का तरीका देखते हैं हम क्या क्या है। तो लंबाई को बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली, जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बटे ए। ठीक है, रो एल बटे। तो लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया को कम करेंगे तो भी बढ़ जाएगा, और आर्क को ठंडा करेंगे तब भी। ठीक है। और आर्क को स्प्लिट मतलब टुकड़ों में काटेंगे, स्प्लिट मतलब टुकड़ों में तोड़ेंगे उसको। जो आर्क रहेगा अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देंगे उसको, तब भी वो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो, लो रेजिस्टेंस मेथड या फिर करंट जीरो मेथड। ठीक है, इस विधि का उपयोग केवल हम एसी सर्किट में कर सकते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में, क्योंकि एसी सप्लाई में प्रत्येक हाफ साइकिल में जीरो की पोजीशन पर ही आता है। कितने? प्रत्येक हाफ साइकिल में। इससे आर्क स्वयं ही बुझ जाती है तथा इसे दोबारा उत्पन्न होने से रोकने के लिए ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के मध्य में पराविद्युत को हम बढ़ा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। इस सर्किट ब्रेकर में क्या करेंगे? आर्क को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट के चारों तरफ ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करेंगे। इसका ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं, और ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओवर होने पर उत्पन्न जो आर्क उत्पन्न होगी, तो ऑयल के गर्म होने से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है इसमें। ठीक है, यह आर्क को ठंडा करके जल्दी बुझाने में मदद करती है। ठीक है, इस टाइप से ये बना रहता है। ये कॉन्टेक्ट है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, और उसमें मूविंग कॉन्टेक्ट भी रहेगा। ठीक है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट हमारा हो गया, ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे हम इसको, ये क्या है? ये वाला कॉन्टेक्ट हम क्या करेंगे? इसको एक साथ आगे पीछे कर सकते हैं इसके द्वारा, ये मूविंग कॉन्टेक्ट के द्वारा। ठीक है। और ये फिक्स कॉन्टेक्ट तो ऐसे ही सेम रहेंगे। तो इसके माध्यम से यहाँ पे जब भी आर्क उत्पन्न होगा तो ये ऑयल के अंदर रहेगा। ऑयल क्या रहेगी? उसको क्या बुझा देगी। ठीक है। लेकिन उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो पहले हम इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। आर्क को बुझाने में ज्यादा समय लगेगा इसमें। कैसा है? ऑयल सर्किट ब्रेकर में ज्यादा समय लगता है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल ज्वलनशील रहता है, अतः आग लगने की संभावना भी उसमें ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हो सकता है आग भी लग सकते हैं। ठीक है। एयर के साथ मिलकर यह विस्फोट मिश्रण बना सकते हैं, हवा के साथ मिलकर विस्फोट भी हो सकता है ये। ठीक है। आग को उत्पन्न होने पर उत्पन्न कार्बन के कण ऑयल में घुल जाते हैं, इससे इसकी पराविद्युत सामर्थ्य कम हो जाती है, और ये ऑयल को बार बार बदलना पड़ता है। ऑयल को बार बार यूज करने से क्या है कि उसकी पराविद्युत सामर्थ्य घट जाएगी, जिससे कि उसको बार बार उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है। अतः जहां पर जल्दी जल्दी या बार बार फॉल्ट होते हैं, वहां पर ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग नहीं करते हैं। किसका? ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज नहीं करते हैं। यह सर्किट ब्रेकर सामान्य 11 केवी तक की वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कितने केवी तक? 11 केवी वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, कितना? 11 केवी। अब एयर सर्किट ब्रेकर को हम देखेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर को कैसे देखते? देखो, पल्लो ब्रेक एयर सर्किट, यह सर्किट का यूज 500 वोल्ट के लिए हम करते हैं। इस सर्किट ब्रेकर में कॉन्टेक्ट शेप हर्न गेप गाय की, जैसे ये वाला फर्स्ट हमने देखा था इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हमने बनाया एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर विद ब्लास्ट आउट रहेगा इसमें। ठीक है, ब्लो आउट कोयल। ब्लो आउट कोयल ये हमारे पास है अलग, ये कोयल का हमने यूज करा। ठीक है। एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर में करते हैं। यह उत्पन्न आर्क को करंट के विद्युत चुंबक के प्रभाव के कारण ऊपर की तरफ धकेलता है।
इससे आर्क की लंबाई बढ़ती है और वह ठंडे होकर बुझ जाते हैं। कैसी? ठंडे होकर बुझ जाएगी। इस ब्रेकर का उपयोग डीसी सर्किट ब्रेकर तथा कम क्षमता डीसी सर्किट ब्रेकर तथा कम क्षमता 15 केवी तक के एसी सर्किट ब्रेकर में करते हैं। ठीक है। ईयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर में कॉन्टेक्ट के चारों तरफ सामान्य ईयर होता है। कैसा? सामान्य ईयर होगा इसमें। ईयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इस सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। इसके लिए कंप्रेस प्लांट लगाना पड़ता है इसमें। कैसा? कंप्रेस प्लांट ये है फिक्स्ड, और यहाँ पे हमने कंप्रेस प्लांट का यूज करा है। ठीक है, ये कंप्रेस प्लांट, और ये वाल्व रहेगा, इसके द्वारा जैसे कॉन्टेक्ट खुलेगा ओपन होगा, तो हम इसे डिजाइन करेंगे कि जो खुलता और ओपन होता है तो इसमें क्या होगा कि भाई जब आर्क हो रहे हैं तो ये ब्लास्ट हो। ठीक है। ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं तो ये आर्क बुझने के लिए हम 20 से 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से हवा कॉन्टेक्ट के चारों तरफ प्रवेश करती है और आयनीकृत कणों को कॉन्टेक्ट के मध्य से हवा देती है। इससे आर्क एक बार बुझने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, दोबारा वो उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके ऑपरेशन की स्पीड हाई होती है और ये बार बार ऑपरेशन के लिए सुटेबल होता है। ऑपरेशन की स्पीड भी हाई होती है और बार बार इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आंख रिक्स नहीं होता है और इसको 1100 केवी तक की वोल्टेज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने? 1100 केवी तक के वोल्टेज के लिए। SF6 सर्किट ब्रेकर, इस सर्किट ब्रेकर में उत्पन्न आर्क की बुझाने के लिए कॉन्टेक्ट के चारों तरफ SF6 गैस 14 केजी पर सेंटीमीटर होता है। कितने? 14 केजी पर सेंटीमीटर प्रेशर से उसमें प्रवेश कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैस कराते हैं। यह गैस उत्पन्न आर्क के इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेती है और इससे आर्क बुझ जाती है तथा कॉन्टेक्ट के मध्य उच्च प्राविद्युत सामर्थ्य की SF6 गैस होने के कारण यह आर्क को दोबारा उत्पन्न होने नहीं देती। ठीक है। SF6 गैस के निम्न गुण होते हैं। रंगीन गंधहीन होता है, रंगीन और गंधहीन होता है, जहरीली होती है और ज्वलनशील होती है और अक्रिय गैस होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैस होती है और इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने का गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको कि देखो SF6 के 3.6 केवी से लेकर 760 केवी तक हम इसका वोल्टेज के लिए यूज करते हैं और ये मेंटेनेंस इसका फ्री रहता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन एक्स्ट्रा हाई टेंशन में इसको प्राथमिकता देते हैं। ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये देखो वैक्यूम, इस सर्किट ब्रेकर में कॉन्टेक्ट के चारों तरफ 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁵ फ्रॉम वैक्यूम का यूज करते हैं। ठीक है। इस सर्किट ब्रेकर में आर्क ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के पदार्थ की वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। यह फर्स्ट करंट 0 होने पर ही आर्क को बुझा देता है और चूंकि वैक्यूम की पराविद्युत सामर्थ्य अनंत होती है अतः ये आर्क को दोबारा उत्पन्न नहीं होने देता। ठीक है, आर्क को दोबारा उत्पन्न नहीं होने देता है। यह ब्रेकर कैसा रहेगा? 3.6 रहेगा। 3.6 से 36 केवी तक की वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है। 3.6 से इतने केवी के लिए डिजाइन किया जाता है। इसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। इसकी लाइफ कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। इन्हें रिमोट लोकेशन पर यूज करते हैं। कहाँ पर? इसको रिमोट लोकेशन पर इसका भी यूज करते हैं हम। अब देखो सर्किट ब्रेकर के जो कंडक्टर रहते हैं उसको हम कॉपर के बनाते हैं। किसके? कॉपर के और टंगस्टन के मिश्र धातु को मिलाकर बनाते हैं। सर्किट ब्रेकर में कॉन्टेक्ट का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 20 माइक्रो ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 माइक्रो ओम से। सर्किट ब्रेकर के ऑपरेटिंग टाइम 1 या 2 साइकिल होना चाहिए या फिर इसको हम 0.03 सेकेंड से लेकर 0.05 सेकेंड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 30 मिली सेकेंड से 50 मिली सेकेंड के बीच में होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर के इंसुलेशन
का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 200 मेगा ओम होना चाहिए। कितना? 200 मेगा ओम होना चाहिए, जो इंसुलेशन सर्किट ब्रेकर में हम यूज कर रहे हैं उसका। ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सामान्य एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। कौन सा यूज करेंगे? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। अब हम देखो नेक्स्ट क्या है, रिले वाला पार्ट से है, तो हम रिले अलग से इसको पढ़ेंगे। ये हम शॉर्ट वीडियो रखेंगे और उसके बाद हम रिले वाला यूज करेंगे। ठीक है। रिले भी एक टॉपिक में हम उसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर देंगे रिले। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।